हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स है। दोस्तों, कॉमर्स में टोटल आपके 10 यूनिट है। एक एक करके पहले बात करते हैं। फर्स्ट आपका है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। दूसरा आपका बिजनेस ऑडिट एंड अकाउंटिंग। तीसरा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। चौथा अर्थात फोर्थ आपका आएगा बिजनेस फाइनेंस। फिफ्थ आपका बिजनेस स्टैटिक्स। सिक्स आपका बिजनेस मार्केटिंग। सेवंथ आपका बिजनेस बैंकिंग। एट आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और नाइन्थ आपका बिजनेस लीगल एस्पेक्ट। और टेंथ आपका बिजनेस इनकम टैक्स एंड डबल टैक्स रूल। ये टोटल आपके 10 यूनिट है। और हर एक यूनिट से आपका इसमें भी क्या हो गया है, काफी क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है। अब जैसे अगर आप मान लीजिए यूनिट फर्स्ट अच्छे से पढ़ते हैं, हो सकता है 7 क्वेश्चन आ जाए। आपका यूनिट 10th से आपका 4 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन सब मिलाकर के आपका 100 क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन रहता है बेसिकली पैसेज करके रहता है। वो पैसेज किसी भी आधार पर पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, किसी भी टॉपिक पे पूछा जाता है। अब पहले लिखते हैं, पहला जो आपका है बिजनेस पेन नहीं चलता, चटक लगाते हैं इसको। अरे ये क्या हो रहा है आजकल? चलिए, बिजनेस इन्वायरमेंट एक मिनट दोस्तों, मेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बी फॉर बिजनेस, ठीक। दूसरा आपका टॉपिक, अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पहले इसको समझेंगे, फिर दूसरा यूनिट लिखेंगे। पहले इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। इसमें आपका टॉपिक होता फर्स्ट मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आते हैं। नंबर 1, इसका पहला आएगा फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसमें कितने पॉइंट आते हैं? टोटल 7 पॉइंट है। दूसरा, इसी में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें आपका 6 पॉइंट रहेंगे। थर्ड आपका माइसल कॉन्सेप्ट, जिसमें 5 पॉइंट रहेंगे। फोर्थ आपका विजन एंड मिशन। ये आपके मिला के होते हैं कौन सा? मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये जो टॉपिक है। फिर दूसरा टॉपिक आप पढ़ोगे इसी में, अगला आप शुरू, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट जब आप पढ़ेंगे, कितने प्रकार का है ये, तो एक है इंटरनल और एक है आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में 2, एक माइक्रो और एक मैक्रो। अरे CRO, ठीक, ई पॉइंट। बाकी मैं अभी इसका नहीं लिखता हूं, अभी इंटर इसी का रहेगा। अब और अगला टॉपिक थर्ड आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस
इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट। अब ये टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट अगर देखा जाए तो ये चार है। नंबर एक यहां करके लिखते हैं। पहला सोशियलिज्म, सोशियलिज्म। दूसरा आपका कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। थर्ड आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं। फोर्थ आपका कम्युनिज्म, कम्युनिज्म साम्यवाद जिसको बोलते हैं। ये चार भागों में इसको बांटा गया है, टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट। ठीक है, अगला टॉपिक आप पढ़ोगे। अभी सिर्फ एक टॉपिक सिलेबस लिखते हैं, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है। फोर्थ इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसमें आपको क्या क्या इकोनॉमिक्स पॉलिसी आप पढ़ोगे नंबर एक करके। लाभ जैसे आप पढ़ते होंगे, लाफर कर्व क्या है। पहले इसमें बेसिक आपका ऐसे है, गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी, जिसमें आप पढ़ेंगे दो तरीके से। कौन कौन सा? मॉनेटरी पॉलिसी, नेक्स्ट फिस्कल पॉलिसी, देन उसके बाद बजट, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ बजट, यहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ बजट, नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद लाफर कर्व, उसके बाद फिलिप्स कर्व, उसके बाद गिनी गुणांक, ये सब चीजें आपका आता है। ये मिला के हमने अभी कौन कौन सा। अब और एक टॉपिक आपका, अभी एक एक करके इसको पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे, यहीं पर लिख देते हैं। और अगला टॉपिक फिफ्थ आपका गवर्नमेंट ऑफ रूल। अब गवर्नमेंट ऑफ रूल इसका एक टॉपिक है जिसमें आप 4 पॉइंट पढ़ेंगे। कौन? रूल, रेगुलेशन ऑफ पॉलिसी। दूसरा पढ़ेंगे प्रमोशन, तीसरा पढ़ेंगे इंटरप्रेन्योर, फोर्थ आप पढ़ेंगे प्लानिंग। इस प्रकार के 4 पॉइंट इसमें आता है। उसके बाद लास्ट आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक है, जगह नहीं मिल पा रहा बट यहां लिख देंगे, जिसमें आप सोशल एंड कल्चरल बिजनेस एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल बिजनेस एनवायरनमेंट अब इसमें क्या टॉपिक है यहां छोटा छोटा करके लिख देते हैं। अब इसमें आपका क्या टॉपिक आएगा, जैसे फेमा क्या है, मशीनरी सिस्टम क्या है,
सिस्टम क्या है, एक दो, फिर तीसरा CSR क्या है, उसके बाद लास्ट आपका सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बस इतना मिलाकर आपका सभी टॉपिक होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ये आपका पूरा टॉपिक है, अभी सिर्फ एक एक करके बात की। अब इसको जब आप भी आपको पढ़ना है, पूरा एक एक टॉपिक आपके उंगलियों पे याद होना चाहिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, तब उसके बाद पढ़ाएंगे इंटरनेशनल बिजनेस। अभी पहले बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है देखिए। बिजनेस इन्वायरमेंट में जो आप सारी चीजें पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कभी आप व्यापार करते हैं तो ट्रेड करते हैं, तो उसमें आप क्या होता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, सेल्स होता है, परचेज होता है, यही आपका प्रोसेस होता है। लेकिन आप जो किसी कंट्री में, एक देश में, या एक राज्य से, या एक राज्य से दूसरे राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक आप जो अपने वस्तु को बेचते हैं, तो उसमें काफी चीजें इंक्लूड होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी इंक्लूड होगा, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड होगा, बहुत सी चीजों उसमें एक दूसरे से कोरिलेट करता है। अब उसमें हमें पढ़ना क्या है, पहले शुरुआत में आता है बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बेसिक मेन क्या कॉन्सेप्ट है। अब इन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया है क्या, कि फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आप किसी भी चीज का फीचर समझो, उसकी विशेषता समझो, उसमें 7 पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट, 7 पॉइंट। क्या कहता है, जब भी आप व्यापार करो तो उसका रिलेशन इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा, डायनेमिक होगा, डेंजर होगा, कस्टमर के अकॉर्डिंग होगा, हर एक प्रकार से क्या होगा, एक दूसरे से कोरिलेशन होगा, रिग्रेशन होगा। ये सब पॉइंट कौन करता है, फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या क्या फीचर बताती है, आपको कंज्यूमर को देखना है, आपको सप्लायर को देखना है, आपको प्रोडक्शन को देखना है। ये सभी पॉइंट कौन कहता है, फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब जैसे इंटरनल एक्सटर्नल क्या फोर्स पड़ता है। अब इंटरनल मतलब अगर मान लीजिए आंतरिक व्यू में आपके लेबर का चार्ज बढ़ गया, मटेरियल का चार्ज बढ़ गया, ओवरहेड का खर्चा बढ़ गया, तो ये आपका इंटरनल इंपैक्ट करता। और एक्सटर्नल क्या होता है, बाह्य रूप से गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गया, आप पता चला ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड कर रहे थे। जैसे पहले भारत में लोग डीजल की गाड़ियां चलाते थे, पेट्रोल की गाड़ियां चलाते थे। अब गवर्नमेंट नई पॉलिसी चेंज किया कि अब जो है डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बंद करना है। अब यहां पर चलाना होगा कौन सा, जो है इलेक्ट्रिकल, अर्थात बिजली वाली गाड़ी चलानी है, या सीएनजी की गाड़ी चलानी है। तो क्या होता है, ये आपके लिए एक्सटर्नल इंपैक्ट करता है बाह्य रूप से। दूसरा हफ्ता डायनेमिक होगा, कभी गवर्नमेंट नई पॉलिसी चेंज कर दिया, बोला गया कि भाई अब जो है टैक्स सिस्टम को चेंज कर देंगे। आप एक व्यापारी आदमी है, टैक्स जैसे अचानक से जीएसटी आ गया, अब आपको सब कुछ सिस्टम को चेंज करना पड़ गया। या कोई प्रोडक्शन आप कर रहे थे जिसकी डिमांड मार्केट बहुत ज्यादा थी, अचानक से कभी काल कोरोना आ गया, तो उसकी वजह से आपका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, सप्लाई नहीं हो पाया। ये सब बिजनेस के हर एक चीज के बारे की बात को समझाता है, जो उसकी विशेषता के बारे में बात करता है। अगला हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या ध्यान देना है। तो इंपॉर्टेंट वही सारी चीजें फिर से दोबारा रिवीजन इसमें होता है। आपको मार्केट को अपडेट रखना है, अपने पास रिसोर्स अच्छे रखना है, आकस्मिक कोई ऐसी घटना ना हो जिसकी वजह अपने आप बिजनेस को रिकवर कर सको। जैसे कभी कोई नहीं सोचा था कि कोरोना काल आएगा, अब बिजनेस ठप हो जाएगा, और जिन्होंने आकस्मिक समय के लेकर के कुछ पैसा धन जोड़ के रखे थे, वही पैसा उनको कोरोना काल में हेल्प किया। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना है, आपको एस्टिमेटेड होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट 2 प्रकार की बजट बनाती है, तो एक पब्लिक फंड होता है, उसके बाद कॉन्टिजेंटल फंड होता है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फंड होता है, जिसमें आर्टिकल उसमें बोला जाता है गवर्नमेंट का 2661, 2662, 267, इस प्रकार का हुआ अपना आर्टिकल बना रखा है, उस आर्टिकल में पैसा जमा करता है। तो ठीक उसी प्रकार से आकस्मिक निधि के लिए आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसी घटना ना घटे, तो आपको इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना। क्या क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे ध्यान दो, आकस्मिक समय के लिए धन जोड़ के रखो, कस्टमर पे भी फोकस रखो, मार्केट को अपडेट करते रहो। ऐसा नहीं है क्रूडवादी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते रहो। जैसे कभी नोकिया मोबाइल मार्केट बहुत थी, लेकिन उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसलिए मार्केट से बैकडोर हो गया, पीछे हो गया। और जिन्होंने अपडेट किया, अपने फीचर को और ज्यादा अपडेट कर, जैसे आप पढ़ाई करते हो, अगर आप अच्छे टीचर बनते हो तो आपको हमेशा अपडेट होना पड़ेगा।
नए वर्ड सीखना पड़ेगा, नए कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, आपको इंटरनेशनल चीजें सीखना पड़ेगा, डोमेस्टिक चीजें सीखना पड़ेगा। यही आपके बिजनेस क्या करता है, आपकी टीचिंग में ज्यादा एक प्रकार से जैसे निखार लाता है, वैसे बिजनेस में आपको अपडेट होना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट की बात करता है। अगला है माइसल कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने 5 पॉइंट की बात कहा है। इन्होंने कहा 5 पॉइंट, जब भी आप व्यापार करो तो डिमांड को समझो, सप्लाई को समझो, प्रोडक्शन को समझो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को समझो और सब्स्टिट्यूट्स गुड के बारे में समझो। क्या कहना चाहते हैं भाई, आप व्यापार करते हुए तो व्यापार में देखो किस चीज की डिमांड है। अब पता चला कहीं पर डिमांड, जैसे 4 लोग के बीच में आप बैठे हो, अब पता चला मूर्ख व्यक्ति हैं, उनको गांजा भांग धतूरा नशेड़ी की बात करना दिन भर। अब उनके बीच में आप रामायण की बात करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा ना, नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार से आपको कस्टमर को पहले ढूंढना है, कस्टमर क्या चाहता है वही चीज उसको दो। अब कोई व्यक्ति है, उसको कोई धारावाहिक सीरियल देखता है, जो भी सीरियल देखता है, अब उसको पता इमोशनल चीजें बहुत अच्छा लगता है तो वही उसको दिखाओ, उसको मोटिवेशनल चीजें चाहिए उसको वही चीज दिखाओ। जैसा जिसकी डिजायर है, इच्छा है, अगर उसके अकॉर्डिंग चीजें आप सप्लाई करेंगे, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो आप बिजनेस में सक्सेस होंगे। अगला बात है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दो, एक दूसरे की जो दूजे के लिए बनी हो, एक दूसरे से जो जुड़ी हुई हो। पेन है, इसमें और एक बढ़िया वैरायटी कलर बनाओ, इसके और अच्छे इंक डालो। कुछ जैसे आजकल लिखता है, कुछ इंक आते हैं उसमें ऐसा लगेगा जैसे चमक सी आती है, तो कस्टमर को अपने तरफ खींचने के लिए प्रयास करो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बनाओ जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे चाय, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जैसे पेन में इंक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स गुड है एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना। चाय पीना था, पैसा नहीं, आपने कॉफी पी लिया। आपको कोल्ड ड्रिंक पीना था, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला, आप पानी से काम चला लिए, या आप नारियल पानी से काम चला लिए। तो जब एक के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग होता है तो उस चीज को भी समझना है कि मार्केट में किस चीज की, किस वस्तु के आधार पर कौन सी वस्तु की डिमांड ज्यादा होगी। आपको इस चीज को भी ध्यान देना, क्या क्या, सप्लाई, प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स। ये पॉइंट बात करता है माइसल कॉन्सेप्ट। अगला हम बात करते हैं विजन और मिशन। विजन हमेशा एक फोकस होता है, लक्ष्य होता है, गोल होता है, जिनको यूजीसी नेट करना उनके लिए एक विजन है। मिशन क्या होता है, जब आप हर दिन हर घंटे 5-5 घंटे 6 आवर घंटे जब रीडिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चलता होगा, तो वो आपका मिशन है। जब हर दिन आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसी पे हमें फोकस होना है, उसी पे काम करना, तो आपका मिशन है। लेकिन जब आपका गोल प्राप्त होता है वो आपका विजन है। ठीक है दोस्तों, मिशन का मतलब रोजाना पढ़ना। आप अगर पढ़ेंगे, हर दिन 5 पेज पढ़ेंगे, तो एक ना एक दिन तो आपका किताब या कॉपी कंप्लीट हो जाएगा पढ़ करके, और जब कंप्लीट होगा आपके विजन मिल जाएगा, लक्ष्य। अगला बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो इसको 2 भागों में, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स जब आप अपने व्यापार के बारीकी चीज को समझते हैं, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन क्या है, लेबर क्या है, ओवरहेड खर्चा क्या, डायरेक्ट मटेरियल क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। इस प्रकार के जो एक एक यूनिट को आप अपने व्यापार के बारे में समझते हैं। फैक्ट्री का खर्चा कितना आएगा, ऑफिस का खर्चा कितना आएगा, ट्रेड का कितना खर्चा आएगा, इंपोर्ट का कितना आएगा, एक्सपोर्ट का कितना आएगा, जो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग सब चीज अध्ययन करते हैं, वो आपका आंतरिक बात करता है। जैसे कभी आप अपने घर में अपने फैमिली से बातें करते हैं तो आपके घर की प्रॉब्लम है, और जैसे आप किसी बाहरी व्यक्ति से पूछते हो बाहरी हो जाता है, वैसे तो दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में जब आप बाह्य रूप से व्यापार करते हैं, ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट के पॉलिसी को समझेंगे, मार्केट रेट देखेंगे, होलसेल प्राइस क्या चल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या चल रहा है, हर एक पॉइंट को, बजट को देखेंगे, बजट के अकॉर्डिंग आप चीजों को समझेंगे। सरकार जो बजट बनाई है, क्या हमारे व्यापार पे किस पे ज्यादा फोकस होगा, किस पे ज्यादा कम फोकस होगा, तो आप 2 भागों में इसको पढ़ेंगे, एक माइक्रो और एक माइक्रो। माइक्रो मीन्स हर एक यूनिट एक एक बारीकी के बारे में अध्ययन करेंगे, और यहां पर उसी चीजों को एक लार्ज लेवल में अध्ययन करना शुरू कर देंगे कि बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे काम करेगा, करंट अकाउंट कैसे काम करेगा, कैपिटल अकाउंट कैसे काम करेगा, आपका ट्रिप्स कैसे काम करेगा, ट्रिप्स कैसे काम करेगा, थोड़ा ही लार्ज लेवल में चीजें।
इन्फ्लेशन को आप पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन का बेसिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कॉस्ट पर इन्फ्लेशन क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिमांड पर इन्फ्लेशन क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हाइपर इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्रैपिंग इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जंपिंग इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दैट इज आपका माइक्रो मतलब एक्सटर्नल की बात करता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने इस पर लेक्चर दिया। अब अगला टॉपिक हम बात करते हैं थर्ड, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स, इसको दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा, कहाँ पर लिखा, ये लिखा। ठीक, तो ये जो है टोटल आपके 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड एंड कम्युनिज्म। सोशलिज्म मीन्स होता है जब गवर्नमेंट वेलफेयर के रूप में काम करती है। जैसे भारत जैसे देश में आज अगर देखा जाए तो 98% जितना जॉब है सब प्राइवेट हो गया है और बाकी 2% जॉब आपका गवर्नमेंट के पास है। अब यहां पर पता चला सरकार किसके लिए वेलफेयर के रूप में काम करती है। भाई सरकार वेलफेयर इसीलिए करती है, सरकार होती क्यों है? सरकार इसीलिए है कि भाई समाज को बेहतर करना, और समाज को बेहतर करने के लिए जो सरकार ही जरूरत होती है। जब सरकार वेलफेयर मतलब समाज को बेहतर काम करती है तो उसको बोलते हैं सोशलिज्म इकोनॉमिक्स। जैसे रेलवे बनाना, मतलब अच्छे रेल इंजन लगाना, पटरी अच्छी लगाना, बढ़िया उसको ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब आ जाएगा। रोड है, ब्रिज है, हाईवे है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, रेल है, ये सभी जितने पॉइंट्स गवर्नमेंट के सेक्टर को होता है, इससे क्या होता है समाज में जो लोग हैं उनको सस्ते रेट पे चीजें प्रोवाइड किया जाता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मुंबई से दिल्ली को जाना है, अगर वो प्राइवेट चीजों से जाएगा तो उसके लिए 5,000 खर्च आएगा। अगर गवर्नमेंट की चीजें होगा, चाहे रेलवे हो चाहे बस हो, तो पता चला उसका 1200 में काम बन सकता है। तो इसी को ही बोला जाता है जो समाज को वेलफेयर के लिए काम करेगा उसको बोलते हैं सोशलिज्म इकोनॉमिक्स। दूसरा है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मीन्स होता है जो पूंजीवादी की बात करता है, जो प्राइवेट सेक्टर है उनका मेन टारगेट ओनली क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, प्रॉफिट कमाना मेन टारगेट होता है। जिसकी वजह से आज देखते हैं भारत में सबसे ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ। गवर्नमेंटेड चीज जितनी भी थी सब प्राइवेट को सौंप दिया गया। जैसे रेलवे हो गया, आपका हवाई अड्डा हो गया, प्लस आपका पोर्ट हो गया, जितनी भी ग्रॉस रूट लेवल में जितनी सरकार के पास जो संपत्तियां थी उसको प्राइवेट को सौंप दिया। अब सरकार जो प्राइवेट वाले को हाथ में जब जाएगा तो हर एक चीज को भाई अपना प्रॉफिट उसको कमाना है, रेंट बढ़ाएगा, उसकी फीस बढ़ाएगा, उसकी चार्ज बढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, देश में जो वेलफेयर के रूप में काम हो रहा था पता चलो कैपिटलिज्म के हाथ में लग गया, पूंजीपतियों के हाथ में लग गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो यहाँ पर सोशलिज्म काम कम हो गया। इसीलिए कभी कभार देखते हैं विपक्ष की पार्टियां क्या बोलती हैं कि भाई इन सरकारों ने प्राइवेट के हाथों में सब कुछ सरकार ने सौंप दिया है। तो इससे आम जनता को ये महसूस, अभी जो पढ़े लिखे नहीं, जागरूक नहीं, उनको क्या पता सरकार अभी किसी से पूछो डिसइन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, किसी को नहीं पता। इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है पता ही नहीं है। तो इन सब चीजों को समझना चाहिए। तो ये जो होता है आपका कैपिटलिज्म मीन्स होता है जो प्राइवेट सेक्टर पूरा फोकस करता है उनका होता है। अगला हम बात करते हैं जब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। अर्थात एक तरफ सरकार और एक तरफ प्राइवेट कंपनी जब दोनों मिलकर, इसलिए किसी कंपनी में लिखा होता है पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड करके लिखा होता है, जिसमें गवर्नमेंट का भी इंटरफियर होता है। कोई इलीगल दवा आप बनाओगे, कोई इलीगल प्रोडक्ट आप बनाओगे, गवर्नमेंट उसको चेक कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें आम जनता का हित उसमें जुड़ा होता है, क्योंकि सरकार आम जनता ही बनाती है। इसीलिए तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमिक, जहां पर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों मिलकर के काम करते हैं। अगला है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मीन्स होता है साम्यवाद, जो चाइना में, यहां पर कोई एक सरकार होगा, सब कुछ उसी का मोनोपोली होता है, कोई यहाँ दूसरा विपक्ष नहीं होता, न कोई प्राइवेट होता, ओनली सरकार तो सरकार रहेगा। अब उसका पूरा इंटरफेयर होगा, हर एक चीज पे वो अपने हिसाब से चलाती है, और जिसपे हर एक व्यक्ति के लिए बराबर की बात करती, इक्विटी की बात करती, इक्वालिटी की बात करती है। दैट इज कॉल्ड बाय द कम्युनिज्म इकोनॉमिक्स। एज फॉर योर एग्जांपल आप देख सकते हैं चाइना में जैसा है। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं, ये भी हो गया, फिफ्थ बात करते हैं, उसके बाद फोर्थ। यस, यहां पर इकोनॉमिक्स पॉलिसी। इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अब इसमें अलग अलग पॉलिसी पढ़ते होंगे, जिसमें आप
गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी जब बनती है तो इस प्रकार से दो प्रकार की पॉलिसी गवर्नमेंट अगर रेगुलेट करती है, पॉलिसी बनाती है, तो उसके लिए दो सेक्टर है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। इन दोनों के माध्यम से क्या किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती कॉन्सेप्ट है आपकी आरबीआई इसको कंट्रोल करती है, चलाती है, और फिस्कल पॉलिसी ये जो पूरी गवर्नमेंट करती है। अब इसको समझिए, ये बजट के माध्यम से काम करती है। पहले इसको समझो। मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है जब आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर को के माध्यम से क्या करती, महंगाई को कंट्रोल करती है, और देश के में जो कमर्शियल बैंक है, रूरल बैंक है, अर्बन बैंक है, शेड्यूल बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, इस सबको कौन प्रोवाइड करती है, सबको कौन नियंत्रण रखती है, तो आरबीआई। अब इसी में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी, ये सारी काम कौन करता है, ये सभी काम आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी, जब सरकार क्या करती है, टैक्स के माध्यम से चीजों को, टैक्स और सब्सिडी के माध्यम से क्या करती, चीजों को कंट्रोल करती है। यहां से भी क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब सरकार अगर मान लीजिए महंगाई को बढ़ाना है या महंगाई को कम करना, तो क्या करेगा, सरकार करेगी भाई अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो सब्सिडी देना शुरू कर देगी। जब लोगों के पास पैसा आएगा, बचेगा, तो उस पैसे से डिमांड करेंगे, डिमांड होगा, सप्लाई होगा, सप्लाई होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो वस्तु बिकेगा, सरकार पास टैक्स से पैसा जाएगा। एक कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा होता है सरकार टैक्स लगा के पैसा वसूलती है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक है, जैसे रोड है, रोड पे आप जाकर टोल टैक्स देते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो फीस देते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ भी फीस देते हैं, आप मेट्रो में सफर करते हैं तो पैसा लगाते हैं, वहाँ भी रेंट देते हैं, आप ट्रेन में सफर करते हैं तो पैसा। इससे सरकार क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्ट होता है, और जब रेवेन्यू कलेक्ट होता है फिर उसे रेवेन्यू को खर्च भी किया है, जिसमें आप पढ़ेंगे बजट। जब आप पढ़ेंगे, अभी आगे बताई देते, हाँ आ गया, चलो बजट इसी प्रकार का बनता है। तो बजट अगर बेसिकली तीन प्रकार का बनता है, एक होता है आपका सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट, एक होता है बैलेंसिंग बजट। सरप्लस बजट मींस क्या होता, आपने पता चला 100 रुपए का बजट बनाया था कि हमें, एक मान लीजिए एक एग्जांपल है, चलिए करोड़ों की बात कर देते हैं। हमारी सरकार ने 1 करोड़ का बजट बनाया, 1000 करोड़ का बजट बनाया, लंबी बात करना है, फेंको क्या जा रहा है, 1000 करोड़ की आप बजट बनाया। अब उसमें से पता चला 1000 में से 900 करोड़ रुपया खर्च किया, बाकी क्या किया, 100 करोड़, 1000 में से 900 करोड़ खर्च किया, बाकी 100 क्या किया, उसने बचा लिया। तो इसको बोलेंगे सरप्लस बजट। लेकिन कहा जाता है किसी भी देश के लिए सरप्लस बजट बहुत डेंजर होता है। कैसे भाई, अगर सरकार ने पैसा हजार खर्च करती, तो अगर रोड बनाती तो कम से कम रोड तो दिखता, कॉलेज बनाती कॉलेज तो दिखता, हॉस्पिटल बनाती हॉस्पिटल दिखता, जिससे लोगों का वहां पर क्या होता, वेलफेयर होता, कल्याणकारी होता, लोगों का मदद होता, लोगों का जीवन यापन बेहतर किया जाता, न जाने कितने लोग को रोजगार दिया जाता, ये चीज होता है। बैलेंसिंग बजट क्या होता है दोस्तों, बैलेंसिंग बजट वो होता है ना, जितना खर्चा है, जितने का बजट बनाया उतना ही खर्च कर दिया, ना इसमें बढ़ा ना इसमें घटा, नो इम्पैक्ट। एक होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या है, इसको समझो, बहुत लोग कंफ्यूज होता है डेफिसिट बजट क्या है। डेफिसिट बजट ये होता है जैसे आपने बजट बनाया था 1000 करोड़ रुपए का खर्च करने का, अचानक से आपको 1000 बजाय आपको 1100 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ गया। अब 100 आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ गया। अब उस 100 कहां से आप लाओगे, सपोज करिए जैसे आप अपने घर से, गांव से दिल्ली आते हो या मुंबई जाते हो, गांव से आपने सफर किया, बैठा दिल्ली आना था, आपके जेब में सिर्फ 1000 रुपए थी, आपने सोचा 1000 रुपए में दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, ठीक। लेकिन पता चला आपको आने में दिल्ली तक 1200 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास 1000 रुपया है। तो 200 रुपये के लिए आप चाहे घड़ी गिरवी रख रहे हो या किसी से बारोइंग करते हो। यही क्या होता, आप जब अपना खर्चा पूरा करने के लिए जब आप उधारी लेते हो, इसी को बोलते हैं बारोइंग, इसी बारोइंग को बोलते हैं डेफिसिट, अर्थात घाटे की बजट होगी। सरकार अभी जो लेटेस्ट में बजट बनाया है वही कह रही है कि अब हमें उधार लेके खर्चा पूरा नहीं करना है, बल्कि हमें डेफिसिट कम करना है, उधारी कम लेना है। तो उसको बोलते हैं आपका, जिसको डेफिसिट बजट। अब टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट कितना होता है, अब इसके कई प्रकार हैं। प्राइमरी डेफिसिट बजट, रेवेन्यू डेफिसिट बजट, इफेक्टिव ऑफ रेवेन्यू बजट, कैपिटल
बजट, उसके बाद रेवेन्यू बजट पर एक बार बताते हैं। पहला प्राइमरी, कैपिटल, रेवेन्यू और इफेक्टिव ऑफ रेवेन्यू बजट। अब इसको समझाते क्या है। प्राइमरी मीन्स होता है जब आप कभी पिछला बजट किसी सुधार लिए थे, कभी काल होता है ना, जैसे हम पिछले किसी सुधार लिए 1000 करोड़ रुपया, अब फिर इस साल हमें बजट बनाना है 5000 करोड़ का, अभी 1000 हम पिछला उधार है, तो 5000 का बजट जिसमें से 1000 इस साल का पैसा निकाल हम पिछला जब चुकाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट बजट। पिछला पैसा चुकाने के लिए बजट जब बनाया जाता है। दूसरा होता है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट ये होता है जो आपका इनकम जहां से होता है, जैसे एक होता है रिसिप्ट और एक होता है एक्सपेंडिचर। जब रेवेन्यू रिसिप्ट आपका पता चला क्या है, कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट बजट। वैसे ही कैपिटल डेफिसिट होता है। कैपिटल जितना इंफ्रास्ट्रक्चर से लॉन्ग टर्म जो किस चीजों को जनरेट करता है, निर्माण करता है, क्रिएट करता है। अब लॉन्ग टर्म के लिए आपने बजट बनाया था भाई 1000 करोड़ रुपया खर्च करना है, अब पता चला आपके पास पैसा कम हो गया, आप पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हो उधार लेके, तो कैपिटल की चीजें बेच करके जब उसमें आप पैसा खर्च करें, कैपिटल डेफिसिट बजट। एक होता है रेवेन्यू इफेक्टिव बजट। रेवेन्यू इफेक्टिव बजट क्या होता है, अब कभी कल आप रेवेन्यू का पैसा है कैपिटल में लगा दिए, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू इफेक्टिव कैपिटल बजट। इस प्रकार से आपका डेफिसिट की बात होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगला लाफर कर्व और फिलिप्स कर्व और गिनी गुणांक क्या है। लाफर कर्व एक बताता है कैसे गरीबी को, और एक बताता है कैसे एम्प्लॉय को, और एक बताता है किस पॉइंट से आपका गरीबी और एम्प्लॉयमेंट दोनों को बताया जा सकता है। डायग्राम बनाया जाता है। अब डायग्राम ऐसे होता है दोस्तों, यहीं पर बता दे, दिखेगा तो नहीं, यहाँ एक ऐसे बनता है और दूसरा आपका ऐसे बनता है और तीसरा आपका जो डायग्राम बनेगा ऐसे बनता है। बस इसी चीज को समझो। एक कहता है कि जैसे जैसे किसी देश की बेरोजगारी बढ़ती है उसकी समानांतर उसकी एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा। एक कहता है जब किसी भी चीज का इंक्रीज होगा कॉन्सेंट होगा डिक्रीज हो। दूसरा कहता है पहले डिक्रीज होगा फिर बाद में उसका इंक्रीज होगा। तीनों चीज बात क्या कहता है, एक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, मतलब बेरोजगारी की बात करता है, एक पॉवर्टी की बात करता है, दूसरा पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट दोनों की बात करता है। तो इस प्रकार से लाफर कर्व और गिनी गुणांक कोएफिशिएंट जो भी चैप्टर है ये हमने बात किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट 4-5 ये बात करते हैं आपका रूल ऑफ गवर्नमेंट। ये रहा है दोस्तों, रूल ऑफ गवर्नमेंट क्या करता है, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट काम करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का रूल बहुत सी चीजों पे इम्पैक्ट करता है। पहला, आप जब भी व्यापार करेंगे तो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको टैक्स का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट के बनाई हुई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब आप व्यापार करते हैं तो उसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरा होता है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स जब कोई प्राइवेट कंपनी, जैसे अभी आपने सुना आईसीआईसीआई जो बैंक है, इन्होंने काफी अच्छा काम किया, देश के लिए काफी बेहतर काम किया, काफी कस्टमर अपने तरफ खींचा, तो देश की जीडीपी बढ़ाने में इन्होंने काफी मदद किया, बैंकों को और ज्यादा प्रॉफिट दिखाया। तो सरकार इनको प्रमोट करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है और इनकी विज्ञापन करवाती है। प्रमोशन मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप मान लीजिए कोई प्राइवेट काम करते हो और देश के हित में आप काम करते हो तो सरकार आपको क्या करती है, आपको भाई गिफ्ट देगी, आपका नाम रखेगी, जो भी होता है। बहुत से देखते होंगे ना, किसी किसी व्यक्ति जब अच्छा काम करते कोचिंग पढ़ाते हैं तो वहाँ का जो बॉस होता है उनको बुलाता है, उनको गिफ्ट देता है, उनका नाम, उनकी प्रमोशन करता है, उनके पोस्ट को और हायर रखता है। वैसे ही गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ाती है। दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप। कभी कभार गवर्नमेंट खुद से बिजनेस करती है, खुद से डिसीजन लेती है, खुद से काम करती है, प्लान करती है, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में काम करती है। अगला है प्लानिंग करना। प्लानिंग मीन्स योजना बनाना कि भाई देश को बेहतर करना है तो प्राइमरी सेक्टर पैसा कितना खर्च करना है, सेकेंडरी सेक्टर पैसा कितना खर्च करना है, टर्सरी सेक्टर पे कैसा कितना पैसा खर्च करना है। और अगर मान लीजिए जैसे भारत में कभी और भी चीजें सोचा जा सकता है, एलपीजी कॉन्सेप्ट कितना, एलपीजी वो गैस वाला बात नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस पे कितना में सोचना है। ये सभी जब प्लान करके गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है इसको बोलते हैं प्लानिंग, रूल एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। और बट एंड लिस्ट एंड लास्ट आपका आता है सोशल एंड कल्चरल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब सोशल एंड कल्चरल बिजनेस एनवायरनमेंट इसमें क्या होता है,
गवर्नमेंट कुछ समाज को बेहतर करने के लिए जब भी आप व्यापार करते हैं व्यापार में, तो कल्चर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रोडक्शन बनाना शुरू करिए। खाने पीने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, जो भी होता है, जब एक कल्चर है, आप भारत का कल्चर देखिए, इंडिया इज ए डाइवर्स ऑफ दिस कंट्री, विविधताओं का देश है। अब यहाँ पर विविधताओं का देश मतलब हर एक व्यक्ति में भिन्नता देखने को मिलता है, बोल में, चाल में, भाषा में, पहनावा में, खान पीन में, ये सब कुछ किसमें दिखता है, इसको बोलते हैं कल्चर। जब आप कल्चर को देखते हुए बिजनेस करते हैं, ये पॉइंट उसमें बात करता है। दूसरा फेमा क्या है, फ्री एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले क्या था दोस्तों, पहले इसको फेरा, बाद में इसको फेमा नाम रखा गया। 1999 में ये चेंज किया। 1973 कॉन्सेप्ट था, उसको चेंज करके 1999 में चेंज किया। पहले क्या था, बहुत टफ रूल होता था कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे किसके साथ नहीं करना, किसके साथ करना है। इसमें इतना ज्यादा कठिन था कि बाहरी भी कंट्री आपके साथ व्यापार करने में दिक्कत होती थी, तो इसको हम और ज्यादा एक सहज बना दिया गया, आसान बना दिया गया, इसलिए इसका नाम रखा फ्री एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला बात करते हैं मशीनरी सिस्टम। मशीनरी सिस्टम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बेसिक आधार है। जब भी आप किसी से कोई वस्तु खरीदते हैं, अगर आपकी वस्तु में कोई कमी है, कोई फॉल्ट है, कोई दिक्कत है, आप मान लीजिए कहीं से मोबाइल आप खरीदे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको बेसिकली एक रूल दिया है कि अगर कोई व्यक्ति आपको घटिया प्रोडक्ट देता है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर आप कंज्यूमर केयर पे कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन पहला कंप्लेन होगा आपका डिस्ट्रिक्ट पे, वहां सुनवाई नहीं होगा तो आपका हाई कोर्ट में नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट। ये है प्रोसेस। अगला लास्ट में बात करते हैं उसके बाद CSR, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो भी बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है, सरकार उनसे टैक्स वसूलती है, कहती भाई आप भी इतना कार्बन उत्सर्जन करते हो, इसके एवज में सरकार के पास 3% या 4% जो भी होता है उनको टैक्स का रूप में सरकार को देना पड़ता है। तो इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस निगम कर में कि समाज में आप पोल्यूशन फैलाते हैं, आप काफी चीजें दूषित करते हैं, इसका भरपाई करने के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमने सब जितना पॉइंट दोस्तों एक खाली लेक्चर दिया, बात किया बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके बाद यहीं पर टॉपिक को वाइड अप करते हैं, बंद करेंगे। फिर कल टॉपिक आएगा दूसरा बिजनेस लीगल एस्पेक्ट, अगला टॉपिक हम फिर लाएंगे ऑडिट एंड अकाउंटिंग पे। तो ऐसे ही लेक्चर आपको मिलता है। अब यहाँ इसको मिटा देते हैं, अब बात करते हैं बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। दोस्तों क्या है कि पढ़ाई जब भी आप करो, कभी काल देखिए मेरा वीडियो कभी काल दिन में मिल जाता है, कभी रात को मेरे पास जैसे टाइम होता फ्री होता है, मैं तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर देता हूं दोस्तों। और आइए अब टॉपिक हम शुरू करते हैं। यहां पर बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना होता है। पहला आपका BOP क्या है, इसको पढ़ेंगे। दूसरा आपका आता है WTO क्या है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आपका IMF क्या है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद SDR क्या है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, और AOA क्या है। देन उसके बाद ब्रिक्स क्या है, बिमस्टेक क्या है, बिमस्टेक, छोड़िए इसको, बस इतना समझो। आसियान समझो, आसियान, वो बाकी अलग कॉन्सेप्ट है। आसियान, नाफ्टा क्या है, साफ्टा क्या है, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ये जितना है सब इंटरनेशनल पॉइंट की बात करता है। अब इसको समझा देते हैं, समरी तरीके समझिए। जब भी आप व्यापार करते हैं तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है।
बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पढ़ेंगे तो इसके बेसिकली दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है जिसमें आपको बीओडी बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करता है, इसमें विजुअल गुड्स एंड नॉन विजुअल गुड्स होता है। और दूसरा आपका होता है कैपिटल अकाउंट जो लॉन्ग टर्म की बात करता है, जिसमें आपका एफडीआई होता है, एफपीआई होता है, एफआईआई होता है। इसकी बात कौन करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है दोस्तों? याद रखना, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में है और कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट में है तो बोलता है कि आपके देश के लिए काफी बेहतर है। अगर आपका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज अवस्था में है और करंट अकाउंट आपका प्रॉफिट में है तो आपके देश के लिए ठीक नहीं है। सोचो ये क्या बात है भाई? करंट अकाउंट रोज चलता है, रोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बढ़ता घटता रहेगा, डजंट मैटर। लेकिन अगर कैपिटल है 20 साल 30 साल आपको रोजगार देगा, रेलवे कोई लाइन बिछाएगा कोई एफडीआई के रूप में, कोई कॉलेज बनेगा एफडीआई के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई करेगा तो उससे काफी लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो देश को और बेहतर बनाता है। ये पॉइंट को याद रखना। इसलिए हमेशा कैपिटल प्रॉफिट में होना चाहिए तो देश के लिए बेहतर है। अब जैसे भारत जैसे देश में आप ध्यान दे दीजिए कितनी बाहर की कंपनियां आई जो आपके देश में या आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट होती है। अब बाहरी कंपनियां जितना इन्वेस्टमेंट करेंगी आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। आप नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, आपके लोग को रोजगार मिलेगा, तो वहां से क्या होगा? आपके देश की जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, ये बात होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। डब्ल्यूटीओ ये क्या कहता? ये जब सेकेंड वार समाप्त हुआ 1944, वैसे 1945 तक ही समाप्त हो गया। उस वक्त वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन बनाया गया कि आप सभी देश मिल करके आपस में व्यापार करेंगे, और जब आपस में व्यापार करेंगे तो इससे एक दूसरे क्या होगा भाई? किसी को टेक्निकल चीजें चाहिए, किसी को चावल चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी को मशीनरी पार्ट चाहिए, किसी को स्किल्ड पर्सन चाहिए, किसी को अनस्किल्ड पर्सन चाहिए, किसी को लेबर चाहिए। तो आप देखते होंगे ना, ध्यान से कभी देखिए, अमेरिका अभी जैसे लेटेस्ट में आज की खबर है कि गोल्डन वीजा, H1 वीजा, अभी क्यों ऐसा करता है? अमेरिका भी भारत पर डिपेंड है, उसको भी स्किल्ड पर्सन चाहिए, उसको भी लेबर चाहिए, उसको भी यहाँ की चीजें मेडिसिन चाहिए। तो जो एक दूसरे को व्यापार को लेकर के चीजें जोड़ी जाती है, ये कौन कॉन्सेप्ट निर्धारित करता है? ये डब्ल्यूटीओ करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहीं पर आपको जैसे कभी आप सुनते हैं टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब कॉन्सेप्ट कौन निर्धारित करता है? आपका डब्ल्यूटीओ करता है। बस इतने समझो, ज्यादा डीपली मत जाओ। अगला बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वही जब पूरी दुनिया में सेकेंड वार समाप्त हुआ तो वर्ल्ड बैंक बनाया गया। वर्ल्ड बैंक बनाने के पीछे कारण यही था कि भाई अब कम से कम सभी लोग मिलके एक बैंक होगा, किसी को उधारी पैसा चाहिए तो ले जाओ भैया, अगर आपको डॉलर चाहिए डॉलर ले जाओ, रुपया चाहिए रुपया ले जाओ, एन चाहिए एन ले जाओ, पाउंड चाहिए पाउंड ले जाओ। इसका काम है पैसा प्रोवाइड कराना डेवलपमेंट के लिए। रोड बनाओ ठीक है, कॉलेज हॉस्पिटल बनाओ ठीक है, ये सब कुछ कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। और बाद में वर्ल्ड बैंक चेक भी करता है, पैसा देगा भाई, चेक करेगा कि आपने पैसा ले गए हो, दिखाओ कहाँ रोड बना है, आप दिखाओ कहाँ हॉस्पिटल बना है, या आपके देश में स्वास्थ्य पैसा खर्च करना कितने लोग का, हमें रिपोर्ट जारी करके बताओ कितने लोगों को स्वास्थ्य बेहतर हुआ। ये सब कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। IMF अगला बात होता है। IMF क्या करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये मॉनेटरी फंड क्या करता है? एक्सचेंज करता है अंतरराष्ट्रीय पैसे को एक दूसरे को चेंज कर, जिसमें आप पढ़ेंगे SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो स्पेशल ड्राइंग राइट इसी कौन करता है? आपका IMF के द्वारा ही। इसमें 5 कंट्री इंक्लूड है जो अलग अलग, जैसे आपका चाइना है, जापान है, प्लस ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऐसे 5 कंट्री इसमें इंक्लूड है। इन लोगों ने, किसी का डॉलर है तो किसी के एन है, किसी का पाउंड है, किसी का डॉलर, किसी का एन, किसी का पाउंड, और चाइना एन और योन, हाँ ठीक, एन और योन, एक चाइना हो गया, जापान, उसके पाउंड, उसके बाद डॉलर, ये सारी चीजें इसमें, और एक यूरोप का यूरो। तो 5 इसमें कंट्री इंक्लूड होती हैं, और इसमें हर एक SDR का अलग अलग रेट रखा गया है। अब इस वक्त करंट में क्या चल रहा है अभी मुझे इतना नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। अप्रोक्स 92 रुपीज एक SDR का पड़ता है, ऐसा ही है। तो इससे क्या होता है, अगर आप एक SDR लेते हैं तो डॉलर के ही रेट में बिकता है।
कहने का मतलब इतना समझ जाओ, पैसे को एक्सचेंज करता है और सभी करेंसी के रेट में एक स्पेशल एक डिजिटल करेंसी या एक पेपर मनी बना दिया गया है कि ठीक है आप एक STR ले जाते हो तो इतने डॉलर के रेट में आपको पड़ेगा, आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब अगला बात करते हैं ट्रिम्स और ट्रिप्स क्या है। ट्रिप्स से होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर्स कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, ट्रेड से जुड़ा हुआ जिसमें आपका FDI की बात करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करता है। जैसे FDI होता है, FPI होता है। FDI जब भी किसी देश में जाएगा लोगों को रोजगार देगा, लेकिन FPI अगर जाएगा तो रोजगार नहीं देगा बल्कि प्रॉफिट को टारगेट करता है। जब तक आपकी कंपनी प्रॉफिट होगा तब तक पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा और ब्याज कमाएगा। जैसे कंपनी आपका डाउन गया, प्रॉफिट लॉसेस में जाने लगा, लॉस में जा रही, वो पैसा विड्रॉ करके निकल जाता है। लेकिन FDI जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो क्या होता है, पैसा जहां भी इन्वेस्टमेंट होगा आपके देश में रोड बनेगा, ब्रिज बनेगा, हाईवेज बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाता है। तो जिससे वो क्या करते हैं, उस देश में मान लीजिए अमेरिका कोई कंपनी भारत में आती है तो भारत सरकार उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे जापान का अगर मेट्रो आई तो या हुंडा आई तो कंपनी आई तो भारत उसको प्रोटेक्ट करती है। ये होता है कॉन्सेप्ट जिसको मेजर करना, उसको मेजर करना मतलब प्रोटेक्ट करना। मेजर मतलब नापना नहीं, मतलब उसको मैनेजमेंट करना, उसको एक प्रकार से सुरक्षा प्रोवाइड करवाना। किसके अकॉर्डिंग, WTO के अकॉर्डिंग ये रूल बनाया गया है। दूसरा होता है ट्रिप्स। ट्रिप्स में क्या जुड़ा होता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपके व्यापार में ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, जैसे आपका पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारी चीजें आप क्या है, ट्रेड की बात। भाई अगर मान लीजिए किसी का ट्रेड है, कोई नाम है, कोई दूसरा उस नाम से व्यापार नहीं कर सकता। किसी का कोई फार्मूला बनाया, उसको फार्मूला चोरी नहीं कर सकता। या किसी का गुडविल है तो उसी गुडविल के आधार दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। पता चला उसका नाम, बहुत से लोग आजकल यूट्यूब पे करते हैं, तभी लोग कहते हैं कि कॉपीराइट हो जाएगा, आप मेरी चीजें क्यों दिखा के पैसा कमाया। मैं अगर कोई चीज बोला, मेरा वीडियो कोई दिखा के पैसा नहीं कमा सकता, इसके मैं कॉपीराइट बोल सकता हूँ। तो ट्रेड क्या है, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ये सभी चीज को कौन प्रोटेक्ट करता है, ये भी WTO के अकॉर्डिंग रूल बनाया गया जो आपका ट्रिम्स की बात करता है। अगला हम बात करते हैं AOU। ये होता है आपका एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें कई चीजें जुड़ी होती हैं। हर एक देश, अभी लेटेस्ट में सुना होगा, जब आप एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें कई चीजें आती हैं। इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, टाइप्स ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसल, ऐसे पढ़ते होंगे कि भारत में किस प्रकार की सिंचाई की जाती है, नहरों के द्वारा की जाती है, नलकूपों के द्वारा की जाती है, कुओं के द्वारा की जाती है, प्लस जो बोरवेल होता है उसके माध्यम से सिंचाई की जाती है, नदियों परियोजनाओं के जो जोड़ा गया उससे की जाती है। ये होती इरिगेशन। सीड, किस प्रकार का सीड मतलब बीज का प्रयोग करते हो, नई क्वालिटी के बीज है कि नहीं है, पुराना है कि नहीं है। प्लस सरकार क्या करती है, सब्सिडी भी देती है किसानों के लिए। इसलिए अमेरिका कभी कभी नाराज बैठता, कहता आप अपने किसानों को सब्सिडी देते हो, आप बार बार दिखाते हो कि भाई हमारे कृषि क्षेत्र पीछे है इसलिए हमें सब्सिडी देना पड़ता है। इसके आधार पे आप वर्ल्ड बैंक से बोलते हो भाई हम कृषि को बेहतर करना चाहते हैं इसलिए हमें लोन चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए। तो अमेरिका इसे चिढ़ जाता है कि ये इतना डेवलप कर गए तभी भी सब्सिडी किसानों को देते हैं। हमें करना पड़ेगा ना, हमारा देश है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी साथ साथ हमारे पास भाई किसान कई तरीके के, एक अपर किसान, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास। इस प्रकार किसी के पास हजारों एकड़ है, किसी के पास 200 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास एकड़े नहीं है। तो सरकार उनके लिए भी क्या करती, योजना बनाती, सोचती। बट ये एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या, इसमें 3 पॉइंट को याद रखना पड़ता है। फसल की बात करता है, क्रॉप्स की बात करता है, रेड जोन, एक होता है रेड जोन, एक होता है ग्रीन जोन, और एक होता है येलो जोन। ये क्या कहता है, जब भी आप कोई फसल उत्पादन करते हैं, जब भी आप कोई फसल का उत्पादन प्रोडक्शन करेंगे, तो जब WTO के अकॉर्डिंग रूल बनाया गया है एग्रीकल्चर का कि भाई अगर आपको फसल अच्छी क्वालिटी होगा जिसमें पेस्टिसाइड मतलब केमिकल दवा कम पड़ा होगा तो उसको हम ग्रीन जोन में डाल देंगे, अगर थोड़ा सा कम होगा तो उसको येलो जोन में डाल देंगे, अगर ज्यादा केमिकल पड़ा होगा तो उसमें हम रेड जोन में डाल देंगे। इस प्रकार से AOA इसको बनाया गया है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। इसीलिए देखते होंगे अमेरिका कभी काल जब हमारे फसल को देखता है तो बार बार कभी काल बोलता नहीं इनके फसलों में तो केमिकल ज्यादा देखने को मिलता है, इनके बासमती चावल में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स है, बहुत से इसमें ज्यादा केमिकल डाला गया। तो क्या करता है, इसलिए
तब भारत सरकार परेशान होती, बोलती भाई तब कैसे खरीदो, बोलेगा खरीदेंगे लेकिन हम इसमें सबसे ज़्यादा टैरिफ बैरियर लगाएंगे। तो आप सोचिए हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो जाता है। तो हम बात उठाते हैं WTO, ये क्या बात है, चीज़ें हमारी अच्छी भी है और फिर भी ये कहता है कि नहीं हम नहीं लेंगे। और जब भारत वही बात कहना शुरू कर देगा तो अमेरिका तिलमिला जाता है, ऐसा क्यों कर रहा है। समझ रहे बात को, ये बहुत कुछ इंटरनेशनल चीज़ें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगला बात करते हैं ब्रिक्स क्या है, आसियान क्या है, नाफ्टा क्या है, साफ्टा। ये अलग अलग संगठन बनाए गए हैं, ये भी ट्रेड से जुड़े हैं, जियोपॉलिटिकल से जुड़े हैं, इकोनॉमिक से जुड़े हैं। जब भी सरकार भारत में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अब इसकी जो स्थापना की गई क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या रीजन था। देखिए दोस्तों, भारत को लगा कि नहीं, अगर हमें कुछ कंट्रियों के साथ मिलकर के व्यापार करना, अपने देश को और बेहतर करना है, तो हमें कुछ ऐसे देश के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, संगठन बनाना चाहिए। अब ये संगठन क्या कहता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये लोग कहते हैं कि अगर हमें चलो आपस में अपने अपने रुपए में यौन में व्यापार करना है, एन में करना है, तो हम आपस में बात कर लेते हैं। तो इससे अमेरिका की चिढ़ होती है, बोलती ये क्या बात है। अगर अभी जैसे लेटेस्ट में खबर आया कि इंडिया सबसे ज्यादा ब्रिक्स पे ध्यान देने लग गया, तो उसको लगा कि अगर भारत ब्रिक्स पे ज्यादा ध्यान देगा तो हमारे साथ व्यापार कम कर देगा। अब व्यापार अगर हमारे पास कम करेगा तो हमारी डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, टैक्स हमें नहीं मिलेगा। तुरंत उसने क्या कर दिया, क्वाड पे ध्यान देना शुरू कर दिया। क्यों नहीं, तुम इससे ब्रिक्स को कमजोर करने के लिए बार बार इंडिया को अपनी तरफ खींचता है। कभी इंटरनेशनल, कभी नाटो पे ध्यान देगा, कभी सीटो पे ध्यान देगा, कभी साटो पे ध्यान देगा। उसका कॉन्सेप्ट क्या, हर एक संस्था जितनी बनाती है, अमेरिका जितनी संस्था बनाती है वो अपने हित के लिए, लेकिन भारत ये जरूरी नहीं कि भारत अपने हित के लिए बनाती, भारत चाहती औरों का हित हो, और लोग का फायदा हो। ठीक उसी प्रकार से एक और बनाएगा आसियान। आसियान में भी जो साउथ एशिया में जितने कंट्री है उनको जोड़ करके आसियान बनाया गया है। यह भी व्यापार को लेकर के, जियोपॉलिटिकल को लेकर के, कल्चर को लेकर के वही चीज है। अगला है नाफ्टा और साफ्टा। नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, साउथ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये बातें बोली गई भाई। हम FTA का मतलब है ना हम आप पे टैरिफ बैरियर लगाएंगे, ना आप मुझ पे लगाएंगे। मैं 100 रुपये का आपको बेचूंगा, 100 रुपये का आप बेचो, डजंट मैटर। ये सब जितने पॉइंट हमने जो दोस्तों बात किया, ये था बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अब कल दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, बिजनेस ऑडिट एंड अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लिखते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। आप लोग भी किताब उठाइए, पढ़ाई करिए, सीखिए, और यही है एंजॉय करिए, पढ़ाई को एंजॉय करिए, अच्छा लगेगा। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए और गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।